चलिए स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे थे और पार्टनरशिप एक्ट में हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स डिस्कस कर रहे थे। नाउ हमने बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स तो पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पहले पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के रिलेवेंस पे। यार देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो है नहीं। प्रॉपर्टी किसकी? सारे पार्टनर्स की मिलाकर। यानी पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉपर्टी है, जो असेट्स है, उसका मालिक कौन है? कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी पार्टनर्स हैं। वैसे तो शेयरिंग कम ज़्यादा हो सकता है, किसी का इन्वेस्टमेंट कम, किसी का ज़्यादा हो सकता है, पर जनरली वो तो जॉइंट प्रॉपर्टी है। अब अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो जो जॉइंट प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बनता था वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। कोई एक पार्टनर रिटायर होकर बाहर जाना चाहता है तो भी जॉइंट प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा बनता है वो तो उसको मिलेगा। कोई एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो भैया जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उस अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि नए पार्टनर से हमको कितने कैपिटल मंगवानी है। भाई ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ हमेशा ऐसा होगा, लेकिन मान लो अगर अभी आपका 1 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, आप किसी पार्टनर को बोल रहे हो कि तेरे को हम 20% हिस्सा देंगे पूरे बिजनेस में, तो उसको शायद 20 लाख का कैपिटल लाना पड़े। इट्स नॉट कंपलसरी कि भैया कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बटेंगे। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, शायद 20% है तो 20 लाख का लाना पड़े। कई बार हो सकता है वो जीरो कैपिटल पर भी 20% का मालिक बन जाए, क्योंकि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, वो वर्किंग करेगा। एक ही बात है, तो पार्टनरशिप में कैपिटल का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि डेथ के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होना, रिटायरमेंट पर डिस्ट्रीब्यूशन होना और एडमिशन पर नए से मंगवाना, तो पता तो पड़ना चाहिए ना कि पार्टनर की प्रॉपर्टी है क्या। उस अकॉर्डिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उस अकॉर्डिंग तो नए वाले से मंगवाएंगे। पार्टनर की प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। 3 चीज़ें। सबसे पहला वो जो पार्टनर्स लेकर आए थे, यानी पूरी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप रूरल एसेट्स 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो वो जो पार्टनर्स लेकर आए थे, दूसरा वो जो पार्टनरशिप फर्म ने ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशंस कमाया, खरीदा। भाई पार्टनर्स 10-10 लाख रुपए लेकर आए, ठीक है साहब, 1 साल 2 साल 3 साल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बोले चलो एक मशीन और खरीद लेते। तो एक मशीन और खरीद ली फर्म ने। कहाँ से खरीदी? फर्म के पास इनकम थी, पैसे थे, वहां से खरीद ली। तो मशीन भी तो फर्म की प्रॉपर्टी होगी, फर्म का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे समझाया गया है कि 3 चीजें। एक तो पार्टनर्स जो जब एग्रीमेंट में आए, जब पार्टनरशिप बनी तब लेकर आए। दूसरा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन फर्म ने खरीदा, अक्वायर किया, परचेज किया। और तीसरा, गुडविल। गुडविल इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल समझ में आती है। गुडविल मतलब रेपुटेशन। अब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उसकी गांव में बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है, यहाँ उसको गुडविल बोल दोगे आप। गुडविल का अगर मैं सही डेफिनेशन देना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं गुडविल इज एन एडवांटेज। गुडविल इज एन एडवांटेज टू अर्न अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट दैट योर कॉम्पिटिटर्स अर्न। यानी आपके कॉम्पिटिटर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 20 लाख रुपए कमाते हैं साल के, और आप उसी 1 करोड़ से 25 लाख कमा लेते हो, तो जो 5 लाख आप ऊपर कमा पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। दैट रिप्रेजेंट्स योर गुडविल। वो आपके गुडविल को रिप्रेजेंट करता। चलिए हम तो यहाँ आते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें आ गई जो पार्टनर्स लेकर आए थे, जो फर्म ने खुद ने एक्वायर की, परचेज करी, वो। और तीसरा हमने क्या देखा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल का भी हिस्सा है साहब। कोई पार्टनर आएगा जाएगा तो गुडविल का तो हिसाब तो किया जाएगा। हाँ, बुक ऑफ अकाउंट्स में गुडविल लिखते नहीं है, गुडविल का हिसाब तो होगा। देखो क्या लिखा है भाई। 4 पार्टनर हैं जो पिछले 10 सालों से फर्म में काम कर रहे हैं, जिन्होंने फर्म की इतनी वैल्यू बना दी, इतना नाम बना दिया कि आज नाम से काम चल रहा है। 4 के बाद अगर 5वां नया पार्टनर रिड्यूस होता है तो उसको 10 सालों की जो मेहनत उन 4 पार्टनर की फ्री में थोड़ी मिल सकती, तो गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो ये तो हमने पहले ही बोला, सब पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इन द स्टॉक ऑफ द फर्म। यानी हर वो प्रॉपर्टी, राइट या इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मतलब भाई किसी प्रॉपर्टी पर अधिकार को हित है, जो ओरिजिनली पार्टनर्स स्टॉक ऑफ फर्म में लेके आए थे, मतलब फर्म के अंदर पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया था। और
अक्वायर्ड, परचेज और अदरवाइज कहीं से भी फर्म ने उसको खरीदा है, लिया है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस के पर्पस के लिए या बिजनेस के कोर्स ऑफ एक्शन में फर्म ने कोई भी नई एसेट्स खरीदी, एक्वायर की, परचेज की, किसी भी तरीके से लीज पे लिया, जो भी किया। एंड इंक्लूड्स ऑल्सो गुडविल ऑफ द बिजनेस। तीन चीजें हमने बोल दी। यहाँ देखो इसमें तीन चीजें बिल्कुल क्लियर एनालिसिस में हमको सामने क्लियर दिखाई है। ये देखो ये 3 पॉइंट एक एक करके देखते हैं। पहला, all the property rights and interest which partners may have bought into the common stock as their contribution to the common business, यानी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स लेकर आए। एक तो वो हो गया। दूसरा, all the property rights and interests acquired or purchased by or for the firm as for the purpose and in the course of the business of the firm, यानी बिजनेस के पर्पस के लिए या बिजनेस करने के दौरान किसी भी काम में खरीद लिया। और तीसरा हो गया गुडविल। ठीक है साहब, तीन चीजें फर्म की प्रॉपर्टी का हिस्सा है, फर्म के एसेट्स का हिस्सा है। Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in the property acquired with the money belongs to the firm are deemed to have been acquired by the firm, यानी हर वो प्रॉपर्टी, हर वो राइट जो फर्म के बिहाफ पर है, फर्म के नाम पर है, फर्म ने एक्वायर की है, मान लिया जाएगा कि फर्म की है। इसमें एक चीज समझो, 3 बंदे थे ABC, उन तीनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। बोले यार ऑफिस कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए। ए ने कहा देखो मेरा घर 2 फ्लोर का है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर खाली है, अपन ऑफिस अभी ग्राउंड फ्लोर पे बना सकते ना। दैट ग्राउंड फ्लोर और दैट बिल्डिंग या जो उसका घर है, क्या उसको हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मान लें? नहीं। कोई प्रॉपर्टी पार्टनर की एक्सक्लूसिव है, पर्सनल है और वो फर्म के बिजनेस में यूज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्म की प्रॉपर्टी होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट एंड कॉन्सेंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का इंटेंशन क्या था, उनका कॉन्सेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी को लेकर कैसा है, कि खुद का है, पर्सनल है कि जॉइंट है, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी हमको। बेसिकली इंटेंशन देखना पड़ेगा पार्टनर्स का। जब उसने कहा कि भैया ठीक है हम तो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर खाली, चलो भी स्टार्ट कर ले, मार्केट में कहीं ऑफिस लेंगे बहुत पैसा लग जाएगा, रेंट लगेगा, यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं, रेंट भी नहीं लगेगा, चलो एक बार तो मैं ऐसे दे दूंगा या नॉमिनल रेंट पे दे दूंगा। अब समझो इस बात को, तो इसका मतलब ये निकला बेसिकली कि ए ने जो प्रॉपर्टी अपनी फर्म को यूज करने के लिए दी है, वो भले ही एसेट्स फर्म के लिए यूज हो रही हो और पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म में यूज हो रही है, लेकिन वो जॉइंट स्टॉक में लेकर नहीं आया। एक तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते ना जॉइंट स्टॉक में, ए बोलता कि चलो मैंने अपना घर कंट्रीब्यूट किया, बी बोलता चलो मैंने 50 लाख कंट्रीब्यूट किया, सी बोलता चलो मैंने अपना गोडाउन कंट्रीब्यूट किया, अब अपन मिलकर जॉइंट में बिजनेस करते। तो वह इंटेंशन क्या था, कंट्रीब्यूट करने का। असेट्स फर्म में यूज आ रही है और वो कंट्रीब्यूट कर चुका, तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट स्टेट का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन पार्टनर की पर्सनल असेट्स फर्म में यूज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर्स के। नहीं, इंटेंशन क्या था उसको फर्म में यूज में लाने का, इंटेंशन ये था कि चलो है तो मेरी पर यूज कर लो, कोई बात नहीं। तो वो सिर्फ यूज ही कर सकते हैं, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज और इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द रियल इंटेंशन और एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का रियल इंटेंशन क्या था। Thus, the mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it partnership property. सिर्फ एक पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म में यूज और इसका कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो गई, unless it is intended to be treated as such। जब तक ये इंटेंशन नहीं रहा हो कि चलो अभी ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है, तब तक उसका पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। पार्टनर्स में by an agreement at any time convert the property of any partner or partners or the separate property of any partner into the partnership property। वो तो ठीक है, उनके एग्रीमेंट पर है साहब। ए और बी ने 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बी ने बोला अभी नहीं बाद में करता हूँ, 1 साल बाद बोला कि चलो मेरे पास तो नहीं, मेरा घर एक काम करो पार्टनरशिप में रख लो, ठीक है, बाद में कन्वर्ट हो गया पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पहले पर्सनल प्रॉपर्टी था, अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। इट इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है आप समझना कि भाई एक्सपांशन करना है, तो ए बोले मैं तो कैश लेके आ रहा हूँ, बी बोले एक्सपांशन करने के लिए अपने को फैक्ट्री लगानी है ना, मेरी जमीन पड़ी है मैं जमीन दे देता हूँ, उसमें फैक्ट्री लगा लेना। सी बोलता मेरे पास मशीनें पड़ी है, तो मैं कैश नहीं दे रहा, मैं मशीनें दे रहा हूँ। एक जमीन दे रहा है, एक मशीन दे रहा है, बी कैश दे रहा, तो सब जो उनकी पहले पर्सनल प्रॉपर्टी थी फाइनली वो कन्वर्ट हो गई जॉइंट में। तो इट इज पॉसिबल, हो सकती है, पर
उनका रियल इंटेंशन होना चाहिए कि हम एक्चुअली ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं, है ना। सच कन्वर्जन इफ मेड इन गुड फेथ वुड बी फैक्चुअल बिटवीन द पार्टनर्स एंड अगेंस्ट द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। यानी अगर ऐसा कन्वर्जन किया जाता है अच्छे उद्देश्य से, अच्छे विचारों के साथ किया जा रहा है, तो अब सारे पार्टनर्स का उस प्रॉपर्टी में अधिकार होगा, और अगर फर्म पेमेंट नहीं कर पा रही तो क्रेडिटर के अगेंस्ट में भी वो प्रॉपर्टी काम आएगी, यानी क्रेडिटर का भी उस प्रॉपर्टी पर अधिकार हो सकता है अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो। गुडविल के लिए बोलता है भैया, गुडविल इज ए कंसेप्ट विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। मैंने बोला मेरे हिसाब से गुडविल एक एडवांटेज है, मैं तो ये मानता हूँ। कितने सालों से काम कर रहा हूँ, रेपुटेशन जरूरी नहीं है, कई बार बिजनेस गुडविल होता है आपका प्लेस। रेपुटेशन अच्छी बुरी वाली कोई बात नहीं, आपको कोई जानता नहीं है, रेपुटेशन नहीं जानता आपकी। मान लो आप एक कोई बहुत अच्छा पब्लिक प्लेस है, कोई मंदिर है, कोई गार्डन, उसके जस्ट बाहर, जस्ट अपोजिट में आपकी दुकान है, आपकी एक्स कमोडिटी की दुकान है, बाकी लोग एक्स कमोडिटी की दुकान वाले 1 करोड़ रुपए लगाकर 20 लाख कमा रहे हैं, आप 1 करोड़ में 30 लाख कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जस्ट सामने वो पब्लिक प्लेस है। कल अगर वो पब्लिक प्लेस बंद हो गया तो आपकी रेपुटेशन खत्म हो गई, मतलब आप एक्स्ट्रा नहीं कमा पा रहे हो। तो आपकी रेपुटेशन से नहीं, उस लोकेशन से आपकी गुडविल थी। तो गुडविल इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन। हाँ ठीक है, आपकी पुरानी डीलिंग से आपके कस्टमर जुड़ते हैं, लोकेशन का फायदा हो सकता है, कोई भी बेनिफिट आपको मिल रहा हो, लेकिन गुडविल टेक्निकली आपकी एबिलिटी है जो आपको एडवांटेज दे रही है आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कमाने के लिए। Goodwill may be defined as the value of the reputation of a business house in respect of profit expected in future over and above the normal profit earned by undertaking belonging to the same class of business। जो सेम क्लास ऑफ बिजनेस कमा रहे हो उसके मुकाबले आप ज़्यादा कमा पा रहे हो, ये आपका रेपुटेशन का वैल्यू ये कह रहा है, बिल्कुल रेपुटेशन का वैल्यू ही कह रहा है आपका मॉड्यूल। लेकिन ठीक है, जब आप आगे इंटर में आओगे, सी फाइनल तक पहुंचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ रेपुटेशन तो हमको ऐसे ही कहा गया था, बेसिकली इट इज द वर्ड मस्ट बी द एडवांटेज। शब्द क्या होना चाहिए था? एडवांटेज, क्योंकि सिर्फ रेपुटेशन नहीं, लोकेशन या किसी भी कारण से वो एडवांटेज आपको हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो। When a partnership firm is dissolved, every partner has the right। मैंने बोला ना भैया ये जॉइंट प्रॉपर्टी क्यों पता लगा रहे हो, कल कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर बाहर जाना चाहता है, कोई सारे पार्टनर मिलकर डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? जॉइंट प्रॉपर्टी का तो पता तो होना चाहिए कि जॉइंट प्रॉपर्टी कौन सी है। When a partnership firm is dissolved, every partner has a right in the absence of any agreement to the contrary to have goodwill of business sold for the benefit of all the partners। फर्म की गुडविल जब बेची जाएगी तो उसका अधिकार सभी पार्टनर्स को मिलेगा। गुडविल इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी का पार्ट है। इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली और अलॉन्ग विद द अदर प्रॉपर्टीज। हम दुकान और अपना नाम, अपनी गुडविल सब एक साथ ही बेच सकते हैं, अलग अलग ही बेच सकते हैं। मशीन किसी और को बेच दी, अपना नाम, अपनी गुडविल किसी और को बेच दिया, बिल्डिंग किसी और को बेच दी, हो सकता है। एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of the specified period for local limits। ये हम पहले भी पढ़ चुके। सेल ऑफ गुडविल में किसी बंदे को कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से रोका जा सकता है। जब पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बेची जाती है तो उसका पैसा सारे पार्टनर्स को मिला, यानी सारे पार्टनर्स ने मिलकर गुडविल बेची है, तो सारे पार्टनर्स को कॉम्पिटिंग बिजनेस करने के लिए स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक एरिया के लिए मना किया जा सकता है। सेक्शन 27 इसमें आड़े नहीं आएगा। सच एग्रीमेंट वैलिड, अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है तो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की प्रॉपर्टी, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू ए पर्सन, इट डज नॉट बिकम ए प्रॉपर्टी पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप मियरली बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भैया एक ही प्रॉपर्टी थी, घर था, उसने कहा चलो यूज कर लो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। Such property will become property of the partnership if there is an agreement। अगर कोई ऐसा agreement है या ऐसा कोई partners का intention है तो ही होगा, otherwise नहीं होगा। Application of the property of the firm, subject to a contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partner exclusively for the purpose of the business। यानी कह रहा बिजनेस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का क्या यूज किया जा सकता है, एप्लीकेशन मतलब उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसको कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, क्लियर बोला। exclusively for the benefit of the firm and for the business of the firm। बिजनेस के भले के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट्स कमाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। इसी का एनालिसिस दे रखा है, प्रश्न नहीं है। पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय द पार्टनर, ये हम ड्यूटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
मैंने कहा था कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में से पर्सनल प्रॉफिट कमाने का काम ना करे। यहाँ देखो दो चीजें, पर्सनल प्रॉफिट दो तरीके से कमाने की यहाँ बात चल रही है। एक तो कंपीटिंग बिजनेस करके, यानी 3 पार्टनर हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनर चोरी छुपे कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है। क्लियर करो, उसने बाकी पार्टनर्स को बोल रखा है कि मैं कंपीटिंग बिजनेस करूंगा और इस बात का एग्रीमेंट है कि मैं कंपीटिंग बिजनेस कर सकता हूं, मतलब कर सकता है, भाड़ में गया, फिर तो आप रोक ही नहीं सकते उसको क्योंकि एग्रीमेंट है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है और कोई पार्टनर चोरी चोरी चुपके कंपीटिंग बिजनेस करता है, तो एक पार्टनर चोरी चोरी चुपके कंपीटिंग बिजनेस करता है, तो उस कंपीटिंग बिजनेस से अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसका? सारे पार्टनर्स। और लॉस हुआ तो किसका? अकेले का। तूने किया था, तेरी गलती है। यानी कंपीटिंग बिजनेस अगर कोई पार्टनर करता है, उससे प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट मस्ट बी अकाउंटेड टू फर्म। वो फर्म के अकाउंट में जानी चाहिए और सारे पार्टनर्स को उसका फायदा मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली इसको भी मिलेगा। मान लो उसका 1:1:1:1 का रेशियो है, तो 1/3 इसको भी मिलेगा उस प्रॉफिट में, लेकिन 1/3 मिलेगा, 1/3 बाकी को भी मिलेगा। या मान लो हमने किसी बंदे को बोला कि तू आज से परचेज मैनेजर, भाई पार्टनर तो है ही है, लेकिन परचेज का मैनेजमेंट सारा तू देखेगा, परचेज करना तेरी जिम्मेदारी, फिनांस तेरी जिम्मेदारी, सेल मेरी जिम्मेदारी। मान लो हमने काम बांट लिया पार्टनर्स, और परचेज मैनेजर ने सप्लायर को बोला 5% दे दे, तेरा माल खरीद लूंगा। यानी फर्म के ट्रांजैक्शन में से पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश की गई। तो पर्सनल प्रॉफिट में दो बातें हैं, एक तो आउट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस एंड आउट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। दोनों ही केस में क्लियर कर लेना, अगर ऐसा एग्रीमेंट है, पार्टनर्स का एग्रीमेंट है कि भैया ये सारी परचेज करेगा और परचेज में उसको 5% कमीशन है, खत्म बात, कोई उंगली नहीं कर सकता, वो लेगा, लीगल है, अधिकार है उसको। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कंपीटिंग बिजनेस या ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म से पर्सनल प्रॉफिट अगर कोई पार्टनर कमाता है, तो पूरा का पूरा पर्सनल प्रॉफिट किसका हो जाएगा? फर्म का। किसका हो जाएगा? फर्म का। और अगर लॉस है तो जूते किसके पड़ेंगे? लॉस है तो जूते किसको पड़ेंगे? उस पार्टनर को पर्सनली, अकेले में ले जाके धोएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तब तो ये बात ही खत्म, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये बात लगेगी। इफ ए पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के ट्रांजैक्शन में से पैसा कमाता है, या फर्म की प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शन को यूज करके पैसा कमाता है। दूसरा, वो कोई भी ऐसा बिजनेस करता है जो सेम नेचर का हो, यानी कंपीटिंग नेचर का हो, और वहां से पैसा कमाता है। वही हमने बोला ना, फर्म के ट्रांजैक्शन में से या फर्म की प्रॉपर्टी को, फर्म के कनेक्शन को यूज करते हुए पैसा कमा रहा है, मतलब ये फर्म के ट्रांजैक्शन में कमा रहा है, या कंपीटिंग बिजनेस करके, सेम नेचर का बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। तो पूरा का पूरा पैसा किसका हो जाएगा? ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम। सारे प्रॉफिट किसको पे करने पड़ेंगे? फर्म को। लॉस हुए तो उसके पर्सनल, लॉस के लिए नहीं बोला, खाली बोला प्रॉफिट किसको देने पड़ेंगे? फर्म को। Where a partner derive any profit for himself from the transaction of the firm or from the use of the property or connection of the firm or firm name, he must account for profits and pay it to the firm. सारे किसको पे करे? फर्म को। और कंपनी बिजनेस में करे तो भी फर्म को। एग्जांपल दे रखे, सिंपल है, 4 बिजनेसमैन हैं, उनमें से कोई कंपनी बिजनेस कर रहा है, फर्म के ट्रांजेक्शन से कमा रहा है, तो वो सिंपल सी बात है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, सिंपल है, एग्जाम्पल्स आप आराम से कर सकते। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर ए चेंज इन द फर्म। फर्म में चेंज हो जाए, फर्म में चेंज हो जाए मतलब पहले 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर मर गया, 3 ही बचे, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। पहले 4 पार्टनर थे, अब एक और आ गया, 5 हो गए, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। हमने फर्म बनाई थी इस एक वेंचर को कंप्लीट करने के लिए, पूरी हम सोसाइटी डेवलप करेंगे, डेवलप हो गई, अभी भी हम फर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी फर्म के अंदर चेंज हुआ है। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था खाली इसको बनाना, हमने चेंज कर दिया। हमने पहले फर्म बनाई थी 4 साल के लिए, 4 साल के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्टनरशिप एट विल हो गई। पहले पार्टनरशिप एट विल नहीं थी, अब पार्टनरशिप एट विल हो गई। क्लियर करना, नया पार्टनर आता है, पुराना पार्टनर जाता है, पार्टनर की डेथ होती है, वेंचर के बाद भी कंटिन्यू करते हो, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू करते हो, इन सब केसेस में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स चेंज नहीं होते। राइट्स एंड ड्यूटीज जो पहले थे एग्जैक्टली वही रहेंगे। हाँ, नए पार्टनर के आने से, पुराने जाने से, डेथ होने से पीएसआर, सीएसआर, एलएसआर जरूर चेंज हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज आ सकता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो ऑब्वियस है। पहले 4 पार्टनर थे, 1:1:1:1 था, तो इसका 1/4 था, अब एक डेथ हो गई तो 3 ही बचे, तो 1/3 1/3 1/3 होगा। ठीक है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह चेंज हो सकता है। और दूसरा, आपका टाइम फिक्स था कि 4 साल, तब तक वो लिमिटेड पार्टनरशिप थी, 4 साल के बाद भी कंटिन्यू करते हो तो पार्टनरशिप एट विल हो गई। तो जैसे ही लिमिटेड पार्टनरशिप से पार्टनरशिप विल हुई तो रिटायर और डिसॉल्व करने का अधिकार बदल गया। हमने पढ़ा था कि अगर 4 साल तक की पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक टेन्योर की पार्टनरशिप है, उस टेन्योर से पहले कोई एक पार्टनर चाहता है कि फर्म डिसॉल्व की जाए तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिएगी। इवन अगर एक पार्टनर चाहता है मैं फर्म से रिटायर हूं तो भी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिएगा। लेकिन पार्टनरशिप एट विल में ना तो डिसॉल्व और ना रिटायर, किसी के लिए भी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नहीं चाहिए, तो वो एक चेंज आ जाएगा। नया पार्टनर का आना, कोई पार्टनर रिटायर या डेथ हो गया, where the partnership concerned carries on a business other than business for which it was originally formed, originally जिसके लिए बनाई गई उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस करती है और फिक्स टाइम एक्सपायर होने के बाद भी वो कैरी ऑन करते हैं। क्या होगा, यहाँ तो ये भी नहीं लिखा पीएसआर चेंज हो रहा है, तो बोला सब सेम रहेगा, पीएसआर तो चेंज होगा ही होगा, वो ऑब्वियस है, वो अंडरस्टूड है, मतलब यहाँ नहीं लिखा तो भी अंडरस्टूड है। वेयर ए चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। द म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, एडमिशन और रिटायरमेंट में, या डेथ भी हो गया। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल रिमेन द सेम इमीडिएटली बिफोर द चेंज, चेंज से जस्ट पहले जो था जस्ट बाद वही रहेगा, खाली पीएसआर वगैरह चेंज होगा, ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ, पीएसआर चेंज होगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, फर्म का जो टर्म था वो एक्सपायर हो जाए तो। Where a firm constituted for the fixed term and continue to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partnership will remain the same as they were before of the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will. यानी अगर partnership will से वो consistent है, यानी partnership at will के contrary नहीं जा रहे हैं, तब तो सेम रहेंगे, लेकिन contrary जा रहे हैं तो फिर वो सेम नहीं रह पाएंगे। पार्टनरशिप एट विल में दो ही प्रोविजन का दिक्कत था, एक तो रिटायरमेंट वाला, रिटायर होने वाला, और दूसरा डिसोल्यूशन वाला, यानी इन दो पॉइंट को लेकर चेंज आ जाएगा, पार्टनरशिप विल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगी। यानी सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपकी जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप विल हो चुकी है, तो पार्टनरशिप विल के कारण जो चेंजेस आने चाहिए वो चेंजेस आएंगे, बाकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट, अगर कोई एडिशनल अंडरटेकिंग करती है फर्म तो भी उसके लिए वही राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे जो ओरिजिनल वेंचर के लिए थे, उसमें भी कहीं कोई चेंज नहीं होगा। यानी एक तो पीएसआर एलएसआर चेंज हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट, और एक टाइम वगैरह खत्म होने के कारण पार्टनरशिप विल वाले जो चेंजेस है वो आ सकते हैं। बाकी जब तक पार्टनर्स एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपने राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं करेंगे तब तक पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं होंगे। यानी आप एक्स कमोडिटी के साथ साथ वाई का बिजनेस शुरू कर दो तो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हुए नहीं, 4 साल के बाद भी कंटिन्यू करो, 5 साल जो भी टेन्योर था उसके बाद भी कंटिन्यू करो, ड्यूटीज एंड राइट्स चेंज हुए नहीं। कोई एक नया पार्टनर आ गया, पुराना चला गया, राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हुए नहीं। कब चेंज होंगे, जब पार्टनर्स स्पेसिफिकली अपने राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज करेंगे तभी चेंज होंगे। चलिए बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।